हेलो बच्चों, आप लोगों का लर्निंग स्पेस की एक नई वीडियो में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमने कूलम लॉ पिछले वीडियो में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कूलम लॉ के बेस पे, और कूलम्स लॉ को अप्लाई करते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कौन से कॉन्स्टेंट्स और कैलकुलेशन करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन जब करते हो डेसिमल पॉइंट कैसे आपको आगे पीछे लेफ्ट साइड या राइट साइड करना है, वो सब चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जहां पे दिक्कत आ रही है वीडियो को पॉज करके अपने सॉल्यूशन को पहले कैलकुलेट करके मेरे आंसर के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को पूरा ईमानदारी के साथ फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करोगे और अपने लिए कुछ फ़ायदा करोगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जैसे कि अगर हमें कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल करने हैं, तो उससे पहले की कुछ जानकारियाँ पता होनी चाहिए। इसको हम प्रीरिक्विसाइट्स या प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं कि आपको उस फॉर्मेट पे जाने से पहले उसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कूलम लॉ है, ये चार्जेस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको चार्जेस के बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल चार्ज बताया था, ये इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज होता है और ये जो चार्ज है ये कैसा होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है। ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में आ सकता है। और आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और क्या करते हैं कूलम लॉ की हेल्प से, हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, जो 1/4πε0। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस का लेते हैं और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि आप Q1 और Q2 जब लिखोगे तो उनका मैग्नीट्यूड ही लिखना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे। आर उनके बीच का डिस्टेंस होगा, ये भी हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है। पहले तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात अलग से करें, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 8.85 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कैसे बनाओगे, देखो आप, ये इधर जाएगा, Fe नीचे आएगा, तो आपके जो यूनिट बनने वाले हैं कूलम स्क्वायर, ये नीचे आएगा, ये न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स का स्क्वायर। और फिजिक्स में हमने इजी करने के लिए क्या किया, हमने इस पूरे कांस्टेंट की ही वैल्यू निकाल के रखी है 9 × 10⁻⁹। इससे हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सॉल्व करना इजी हो जाता है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स में जाओगे तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको ये डालनी है सॉल्व करते वक्त। बाकी Q1 Q2 R आपके क्वेश्चंस में दे रखे होंगे। ये कुछ फंडामेंटल्स थे। पहले आपको कूलम लॉ से पहले बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी जो इतना पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। अगर आपने कूलम लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले उस कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को समझिए, किस लिए ये यूज होता है, क्या कूलम्स लॉ ने बताया था और ये Fe ये ऐसे कैसे आया है। तो आज के जो वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है, अ पिथ बॉल, इसके बारे में आपको बताया था मैंने, कुछ बॉल होते हैं जो जिसकी हेल्प से हमने चार्ज डिटेक्ट किया था। P उसका नाम है, ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम उसका मास है, उसके ऊपर चार्ज लगा है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का। And what is the magnitude and nature of the another charge Q placed 7 centimeter below it such that P remains stationary? इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक पिथ बॉल है P, जिसका मास है आपके पास 10 ग्राम्स। इसके ठीक 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को लेते वक्त ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस होता है ये सेंटर टू सेंटर लिया जाता है और इनको पॉइंट चार्जेस मानते हैं हम। तो ये जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर पे एक दूसरा बॉल रखा है, पिथ बॉल Q रखा हुआ है, और इस P पे जो चार्ज है अभी इसको हम मान लेते हैं Q1, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। अभी जो चार्ज रखा हुआ है आपको पता है, अगर इसके ऊपर इस चार्ज को रखा हुआ नेचुरली क्या है, ये अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा। इस पे जो वेट की फोर्स लगेगी m × g, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ आना चाहता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो इस Q पे हम कितना चार्ज लगाएं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, कि सच दैट जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो इसको पूरी तरह से बैलेंस कर ले। तो देखो आपको पता है कि दो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये देखो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो अगर इसको इसके वेट को बैलेंस आउट करना है तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो चार्ज कैसा होना चाहिए, वो
पॉजिटिव ही होना चाहिए। बाकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे भी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो हम इस तरह से निकालेंगे। बेसिकली जो यहाँ फोर्स इन्वॉल्व है वो कौन सी फोर्स है, वो वेट के कारण लगने वाली फोर्स है। तो हमने करना क्या है, हमें इस वेट की फोर्स को ही बैलेंस आउट करना होगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट ये पी बॉल नीचे आ रहा होगा तो उस नीचे आने वाली फोर्स को अपोज करने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगी। वो तभी पॉसिबल है जब क्यू इसको रिपेल करेगा। तो जो रिपल्शन फोर्स है वही इस mg को बैलेंस करेगी। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं पहले। ये तो क्लियर हो चुका है कि रिपल्शन फोर्स लगेगी इधर, इसका नेचर पॉजिटिव होगा। कैलकुलेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको एसआई में लिख लेंगे। जैसे कि मास दिया हुआ आपके पास 10 ग्राम्स, तो इसको आप पहले केजी में कन्वर्ट कर लोगे। ग्राम में 10⁻³ होता है, माइनस करके ये मास आ जाएगा 10⁻² kg का। चार्ज है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, जो चार्ज ऑन P पे है। ये है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ये SI यूनिट्स में पहले से। लेट इट द चार्ज ऑफ Q2, ये हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज जो Q2 पे लगने वाला उसको Q पे मानने वाले Q2 मान लेते हैं उसको। यहाँ पे जो डिस्टेंस है R वो है 7 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में लिखोगे तो 10⁻2 मीटर्स। कैलकुलेशन में ध्यान रखना सभी के सभी जो गिवन पैरामीटर्स है सबसे पहले वो एसआई यूनिट्स में होने चाहिए, या फिर अगर आप कोई और सिस्टम यूज कर तो सभी के सभी उसी सिस्टम में होने चाहिए। या सीजीएस है तो सभी सीजीएस में होने चाहिए। सभी अगर कोई भी और सिस्टम आप यूज कर रहे हो, सभी सबसे बेस्ट रहता है एसआई सिस्टम, तो आप एसआई सिस्टम को ही चूज करोगे। आपका काम क्या है, आपको इस फोर्स को बैलेंस आउट करना है। डायग्राम से पता चल रहा है कि ये P कब बैलेंस आउट होगा, जब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो किसके बराबर होगी, ये वेट ऑफ P, जो P पे लगने वाला वेट है। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमें कूलम लॉ ने बताया था कि जब भी दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी 1/4πε0 चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो वेट हमें पता है, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन ने बताया था। जब नीचे की तरफ गिरती है ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्लेस कर देते हैं। अब सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, Q1 आपको पता है, R आपको पता है, और Q2 फाइंड आउट करना, M हमें पता है, G आपको पता है कि G होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी SI में वैल्यू है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। पहले अगर आप चाहो तो Q2 के लिए फॉर्मूला बना सकते हो, फिर वैल्यूज को एक साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर आप पहले वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हमें इस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू पता होती है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 हमारे पास है दिया 5 × 10⁻⁻8 इंटू Q2 हो गया लेफ्ट साइड, अपॉन R स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m। मास है आपके पास 10⁻⁻2, ये हो गया मास, एंड ग्रेविटी है आपके पास 9.8 की। सभी SI में है तो कैलकुलेशन के दौरान आपको यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका मेन टारगेट यहाँ से Q2 हमें पता है कि इसका नेचर तो पॉजिटिव है, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव चार्ज की ही वैल्यू आएगी। अब जस्ट Q2 कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, जब भी कैलकुलेशन करो आप तो अपने लिए सबसे सिंपल से सिंपल काम करना है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। तो सबसे इजीएस्ट जो तरीका रहता है साइंटिफिक कैलकुलेशन करने का, सबसे पहले आप 10 की पावर्स को सॉर्ट आउट करो। उसके सिवाय जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, और जैसा आपका क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करो। जैसे हम यहाँ पे देखो क्या देख सकते हैं, Q2 क्लियरली दिख रहा है मुझे। अगर मुझे Q2 यहाँ से चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दो टर्म्स नीचे डिवाइड में चली जाएंगी। तो मैं एक साथ साथ कैलकुलेट करता रहता हूँ इसको। ये 7 7 49 बनेगा, इंटू 9.8, मैं सिर्फ डेसिमल्स को अलग कर रहा हूँ, 10 की पावर्स को अलग। ये 10⁻⁻2 पहले से इधर, ये जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻2 2 4 बनने वाला है, अपॉन ये तो जो टर्म्स है नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रही है तो इसके साइंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटू 5 × 10⁻⁻8। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, जस्ट डिवीजन का क्वेश्चन बन गया है। अब आपको हर चीजें बहुत आराम से, प्यार से और शांति से करनी है, और उसको परफॉर्म करते हुए Q2 निकालना है। ठीक है, तो ये जो Q2 है इसको कैसे निकालना है, देखो
49 इंटू 9.8, कोई बहुत बड़ा मुश्किल मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो मैं इसका डेसिमल भी हटा देता हूँ। 49 इंटू 98 और 10 की पावर्स को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं अब हम। 9 5 जार 45 इंटू दोनों साइड की पावर्स बना लेते हैं। 9 5 जार 45, 9 और 8 की पावर्स को आप माइनस करोगे तो 9 में से एक माइनस एक 10 और एक 10 आएगा, जो 9.8 का डेसिमल हटाया था आपने, एक 10 वहां से आएगा, तो 10 की पावर 2 नीचे बन गई। ऊपर की पावर देखोगे आप तो -4 -2, ये -6 बन रहा है। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब आप वीडियो को पॉज करके इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 49 और 98 को, फिर उनको डिवाइड कीजिए 45 के साथ। अब जो भी आपका आंसर आने वाला है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आप मुझे अपना आंसर करके बताएं और लिखेंगे वहां पे। मैं 10 की पावर बता देता हूं आपको, जब ये 2 ऊपर जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा और 6 के साथ ऐड होकर 10 रेज़ टू पावर -8 बनेगा। तो आप यहाँ मुझे बताएंगे डिवाइड करके कितना आया हुआ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर को लिखें, बाकी मैं आपको आंसर बताता हूँ। मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए आपका 4802 डिवाइडेड बाई 45। फर्दर आप इसको भी डिवाइड करके देखोगे, जो कि मैंने पहले कैलकुलेटर की हेल्प से कर दिया या फिर मैंने डिवाइड कर दिया है। आप इसको डिवाइड करके देखें तो आपका जो आंसर आना चाहिए 106.71, 106.71 जो भी है। अगर मैं 7 तक ही छोड़ दूं इसको, 8 लास्ट जो स्टेप करना होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। डेसिमल को जब भी आप लेफ्ट साइड में लेते हो तो आपको पावर्स को इंक्रीज करना होता है, 10 की पावर्स इंक्रीज करनी थी, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ। तो ये 1.067 इंटू 10 रेज टू पावर, इसमें 2 पावर इंक्रीज करूंगा तो -8 + 2 -6 होगा। तो ये लास्ट में आपका आंसर है कूलम, और इसका नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जहां पे हमने कूलम लॉ की एप्लीकेशन देखी, हमने एक चार्ज का नेचर निकाला और कुछ कैलकुलेशन के बेसिक्स सीखे, थोड़ा सा लॉ को रिवाइज किया। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के नोट कर लीजिए और देखिए आपने इससे क्या क्या सीखा। हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। आपको सेकंड क्वेश्चन में एक डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का एक डायग्राम बनाया गया है और आपको कहा है क्यू की जो वैल्यू इस डायग्राम में वो 2 माइक्रो कूलम है, और आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताना है जो सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये भी फिर से कूलम लॉ के बेस्ड चार्ज है चारों कोनों में, और ये माना हुआ है जो शेप दी गई है। अच्छा, यहाँ पे शेप क्लियर कर दूं मैं। ये जो शेप दी है आपके पास, ये एक स्क्वायर की शेप है और जिसकी साइड आपके पास है 1 मीटर की। हर एक जो लेंथ है ये 1 मीटर की है। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। नेट फोर्स निकालनी है ओ पे, तो ओ पे फोर्स निकालने के लिए हम कूलम लॉ का ही यूज करते हैं। सभी पॉइंट चार्जेस है और यहाँ पे हमें टोटल फोर्स देखनी है, सभी चार्जेस का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा हमारे सेंटर के चार्ज पे। तो आधे से ज्यादा ये प्रॉब्लम डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं कैसे। देखो, हमें एक बेसिक चीज पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस है वो दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम शुरू करते हैं। अगर मैं इस O पे कंसीडर करूं जो 3Q माइनस, ये पॉजिटिव का चार्ज है और ये जो 3Q है इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी इस तरह से अपनी तरफ, और ये वाला -3Q भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अपनी तरफ लगाएगा। ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इनकी जो फोर्स है वो इक्वल रहेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो ये पूरी तरह से बैलेंस आउट होके कैंसिल आउट हो जाएगी पेयर्स में। दूसरी तरफ ऐसा है, देखो -2Q के साथ ही वैसा ही है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को और ये वाला 2Q इक्वली इसको इस तरफ को अट्रैक्ट करेगा। ये दो फोर्सेस भी इक्वल और ऑपोजिट होंगी तो ये क्या कर जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगी। थर्ड है आपके पास ये +4Q वाली फोर्स, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी कैसी है, इक्वल और ऑपोजिट है, दोनों सेम चार्जेस है, ये भी दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। फाइनल जो एक फोर्स देखनी है +7Q और -7Q। ये जो +7Q है इसको पुश करेगा नीचे की तरफ रिपल्शन के कारण, और ये -7Q इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं नाम दूं POR, तो इस लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स है वो ऐड हो रही है, ये पुश कर रहा है ओ को और ओ को अट्रैक्शन भी नीचे की तरफ मिल रही है। जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो एड अप हो जाएगी, और जो फाइनल फोर्स इस पे आने वाली है वो ओनली ड्यू टू +7Q और -7Q के कारण आने वाली है।
तो सबसे पहले तो लिखोगे आप फ्रॉम डायग्राम, यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है, अपने डायग्राम से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो फोर्सेस है, फोर्सेस ड्यू टू किन किन के कारण, -3q, -3q, दूसरा है -2q, -2q एंड +4q, +4q। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। वो कैसी है? इक्वल एंड ऑपोजिट है, बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सो दे कैंसल आउट इन पेयर, दे कैंसल आउट इन पेयर्स। तो पेयर्स में ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट होगी। सो नेट फोर्स ऑन ओ इज ड्यू टू, एक +7q से होगी एंड दूसरी किससे होगी? -7q से। +7q से रिपल्सिव होगी और -7q से अट्रैक्टिव होगी। तो नेट फोर्स अगर हमें निकालनी है F नेट, तो हम कूलम लॉ का यूज करेंगे 1/4πε0। कूलम लॉ कहता है कि जब भी दो फोर्सेस लगेगी, दो चार्जेस के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर आप देखोगे पहले केस में हमने मैग्नीट्यूड लेना, तो 7q और q ये एक दूसरे का प्रोडक्ट होगा जब इन दोनों की फोर्स की बात होगी। फिर प्लस क्या होगा, जब दूसरे फोर्स होगी वो इस q और 7q के बीच में एक्ट कर रहेगी। बट आपको कहा गया सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने को, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइंस के साथ यूज करोगे। दोनों की फोर्स मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ऐड होगी, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस दोनों के बीच में इक्वल है OP से और OR, क्योंकि पूरी लाइन की लेंथ 1 मीटर है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, OP क्या बन जाएगी? ½ मीटर बन जाएगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया? ½ मीटर का स्क्वायर हो गया। तो ये डबल चार्जेस के कारण ये फोर्स आ रही है। अब लास्ट में जस्ट आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और आपको अपना F नेट मिल जाएगा। 1/4πε0 आपको पता है 10⁹9, 9 × 10⁹9 के बराबर होता है। ये दो बार आ रहा है 7q, तो ये आएगा 2 टाइम्स 7q का स्क्वायर, q इंटू q का स्क्वायर, दो बार ऐड हो रहा था, 2 टाइम्स लिख लिया इसको, 1/4 बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके q की वैल्यू डाल के फाइनल आंसर निकालोगे F नेट जो आएगा आपके पास 9 × 10⁹9। अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 2 × 7 एज इट इज, q आपके पास वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6, उसका आपको स्क्वायर करके देना है। और 1/4 था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर ही आ जाएगा 4। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब सिंपली आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से नंबर बचे? 9, 2, 7, यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपसे, 9 4 जार 36 और 7 4 जार 7 2 जार 14 इंटू 2 2 जार 4। अब 10⁻9 है इधर और यहाँ 10⁻−12 आ जाएगा। 10⁻9 और 10⁻, ये 6 × 2 -12। अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये नंबर्स आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है मल्टीप्लीकेशन का। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। F नेट कितना आना चाहिए आपके, सिर्फ इसके डेसिमल प्लेसेस को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको डेसिमल की टर्म में लेफ्ट साइड को 3 डेसिमल प्लेस लेके आऊंगा। ये बनेगा 2.016 इंटू 10⁻, ये -3 था क्योंकि डेसिमल प्लेस में 3 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल प्लेस था, इसको इधर लेके आए तो +3 हो गया, 10⁻0 हो गया, तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो जो आंसर आएगा ये आएगा 2.016 न्यूटन। तो ये वो नेट फोर्स लगेगी जो इस क्यू पे लगेगी। इस क्यू पे या ओ पे लगने वाली जो नेट फोर्स है, F नेट है, वो बनेगी आपके पास 2.016 न्यूटन। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके न्यूटन कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो इनसे आपने जितनी चीजें सीखी है उनको नोट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है एक एक क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन पे थोड़ा सा काम कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी तरह किसी तरह का सजेशन है या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको शेयर कीजिए। तो अभी हम इस न्यूमेरिकल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए।